यस गाइस, तो जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी ये टॉपिक आपको बता दिया, द मार्जिनलाइजेशन ऑफ जस्टिस इन पब्लिक डिस्कोर्स। मैं चाहूंगा कि आप नोटबुक निकाल के बैठें सो दैट जितने इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी के वर्ड्स हैं वो भी मैं आपको पैरेलली समझाता चलूं। मार्जिनलाइजेशन ऑफ जस्टिस इन पब्लिक डिस्कोर्स, राइट। सबसे पहले आप मार्जिनलाइजेशन वर्ड का मतलब समझ लीजिए। मार्जिनलाइजेशन वर्ड का मतलब होता है जिन्हें दरकिनार किया जा रहा है, जिन्हें अलग किया जा रहा है, जिनको इग्नोर किया जा रहा है। इसीलिए समाज में बाबा साहेब आम्बेडकर भी ये बात बोलते थे ना कि ये सोसाइटी के मार्जिनलाइज्ड लोग हैं। मार्जिनलाइजेशन का एडजेक्टिव हो जाएगा मार्जिनलाइज्ड। मार्जिनलाइज्ड का मतलब होता है जो लोगों को आपने अलग थलग कर दिया है, जिनको सोसाइटी से आपने हटा दिया। जनरल कैटेगरी के लोगों ने दूसरे कैटेगरी के लोगों को अलग कर दिया। ये अभी की नहीं, कुछ समय पहले की, जब आजादी के पहले की, उस समय की मैं बातें बता रहा हूं। तब समाज में ये भेदभाव आमतौर पे देखने को मिलता था। और दूसरा एक वर्ड है यहाँ पर पब्लिक डिस्कोर्स। डिस्कोर्स शब्द का मतलब होता है डिस्कशन या फिर डिबेट। ओके, इसका मतलब होता है डिस्कशन या डिबेट। ओके, तो कहने का मतलब ये हुआ कि न्याय को दरकिनार कर दिया गया है पब्लिक के डिस्कशन में से। द मार्जिनल द मार्जिनलाइजेशन ऑफ जस्टिस इन पब्लिक डिस्कोर्स, न्याय को दरकिनार कर दिया गया है पब्लिक डिस्कशन में से। कैसे, देखते हैं, नीचे की लाइन पढ़ते हैं। इन इंडिया टुडे, while self-interest and national glory dominate, concern for distributive justice is rare। भारत में इस वक्त जहां हर किसी का सेल्फ इंटरेस्ट और राष्ट्रीय एकता, राष्ट्र की अखंडता, उसको इतना ज्यादा ऊपर रखा गया है कि लोगों की थाली में खाना नहीं है, वो बेचारे मजबूर हैं, वो बेचारे गरीब हैं, वो बेचारे बहुत प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, उसके तरफ किसी का ध्यान जा ही नहीं रहा है। अयोध्या में राम मंदिर बन गया है, राफेल प्लेन लाए गए हैं, पाकिस्तान से लड़ाई में भारत जीतने वाला है, चाइना के कई सारे एप्स को बैन कर दिया गया है। इन सब चीजों की संतुष्टि आप मनाते रहिए दोस्तों, क्योंकि सरकार को इस बात की फुर्सत नहीं है कि मुंबई में बारिश से घर डूब गए हैं। सरकार को ये देखने की फुर्सत नहीं है कि बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई है। सरकार को ये देखने की फुर्सत नहीं है कि इस वक्त लॉकडाउन अगर और 2-3 महीने चला तो कितने लोग और मारे जाएंगे। सरकार को यह देखने की फुर्सत नहीं है कि 70,000 केसेस भारत में पर डे निकल रहे हैं कोरोना के। आप तो केवल उन बड़ी बड़ी बातों की संतुष्टि मनाइए, आम आदमी कहीं भी मर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, इससे इनको कोई मतलब नहीं है, ये समझाने की कोशिश की जा रही है। तो न्याय तो कहीं है ही नहीं, सरकार कुछ और कर रही है जबकि जरूरत किसी और चीज की है, ये बोलने का मतलब है। समझ में आ गया आपको? आगे देखिए, अब मैं पैराग्राफ पढ़ने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। The two ideas appear to dominate our public discourse today, one somewhat implicitly self-interest and the second far more explicitly national glory। Implicitly का मतलब होता है कुछ हद तक, जिसको हम कह सकते हैं ऐसी चीज जो कि लगभग लगभग सही लगे, उसको बोलते हैं implicitly। एंड सेकंड, मोर फार मोर एक्सप्लिसिटली नेशनल ग्लोरी। एक्सप्लिसिटली का मतलब होता है एकदम स्पष्ट, जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, जो एब्सोल्युटली क्लियर है। तो भारत में क्या हो गया है, एक तरफ वो लोग हैं जो चाहते हैं कि हम ये बात सामने रखें कि भाई आप हिंदूवाद के वजह से या फिर भगवावाद के वजह से या फिर एक अलग राष्ट्रवाद दिखाने के वजह से आप ये भूल रहे हो कि हमें क्या प्रॉब्लम जा रहे हैं। हमें नौकरी नहीं मिल रही है, हमें दोनों वक्त की रोजी रोटी नहीं मिल रही है। तो वो हो गई इम्प्लिसिट विचार। और एक्सप्लिसिट विचार ये हो गए, यस, इस देश को, हमें पाकिस्तान को सबक सिखाना है, हमें चाइना को सबक सिखाना है, हमें राफेल प्लेन लाकर खुद को मजबूत करना है। ये हो गई एक एक्सप्लिसिट विचार, यानी जो कि एकदम स्पष्ट हो गई है। तो वैसे वाले लोग ज्यादा हो गए हैं जो राष्ट्रीयता को इस मापदंड पे लेते हैं, दूसरे मापदंड पे नहीं ले रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? आगे देखो। हाउ द परस्यूट ऑफ मटेरियल और कल्चरल सेल्फ इंटरेस्ट अफेक्ट्स अदर्स डज नॉट सीम टू बॉदर अस। There is little acknowledgement that the pursuit of greed and narrow self-interest lead to severe inequalities, to an unequal division of social benefit। बहुत हद तक क्या हो रहा है कि लोगों की जो मटेरियलिस्टिक और कल्चरल सेल्फ इंटरेस्ट है वो अफेक्ट होती जा रही है, लेकिन उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब ये कि लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में जिन चीजों की जरूरत पड़ रही है, दवाई की जरूरत पड़ रही है,
नौकरी की जरूरत पड़ रही है, पैसों की जरूरत पड़ रही है, रोजी रोटी के इंतजाम की जरूरत पड़ रही है, उसकी तरफ किसी का ध्यान है ही नहीं। हमारा सबका ध्यान बहुत अलग ही जगह पर है। अयोध्या में राम मंदिर बन गया, उसकी तरफ हमारा ध्यान है। हमारा ध्यान इस बात पे है कि मतलब राफेल प्लेन लेकर आ गए हैं, उस चीज के ऊपर हमारा ध्यान है। पाकिस्तान को हम सबक सिखाना चाहते हैं, उस पर हमारा ध्यान है। गलवान घाटी में हम किस तरीके से चाइना का मुकाबला करेंगे, उस तरफ हमारा ध्यान है। और जो जो लोग ये कर रहे हैं उनको असली देशभक्त कहा जाता है। और जो लोग सरकार की बुराई करते हैं इसलिए कि नौकरियां चली गई, धंधे बंद पड़ गए, उन सबको देशद्रोही कहा जाने लगा है, या उन सबको सरकार के खिलाफ बोलने वाले लोग कहा जाने लगा है। तो हमारे देश में एक अजीब सी असमंजस की परिस्थिति बनी हुई है। समझ में आ रहा है आपको? आगे देखिए, यहां से शुरू करते हैं ऑल्सो मिसिंग से। ऑल्सो मिसिंग इज द थॉट that burden of realizing national goals such as development must be shared equally by all। इस बात की भी बहुत जरूरत है कि हमारे देश में जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, उसका बोझ हर किसी पे इक्वली पड़ना चाहिए, क्योंकि विकास किसी केवल सरकार को नहीं करना है, वो तो सबको करना है। ट्रू, नथिंग ऑफ इंपॉर्टेंस इज अचीव्ड विदाउट सैक्रिफाइस। ये बात तो सच है कि कोई भी अच्छी चीज बिना कुर्बानी दिए, बलिदानी दिए, मेहनत किए तो मिलती नहीं है। बट वाई शुड सम पीपल सेक्रीफाइस वर्चुअली एवरीथिंग दे हैव एंड अदर बेनिफिट्स विदाउट फॉरगोइंग एनीथिंग एट ऑल। ये बोल रहे हैं लेखक कि लेकिन हमेशा बलिदानी वो लोग ही क्यों दे, और जो गरीब हैं बल्कि वो लोग क्यों ना दे जो कुछ भी गंवाना नहीं चाहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप उस माइग्रेंट लेबर को ये बोल रहे हो कि तेरे लिए हमारे पास खाना नहीं है, तेरे लिए रोजी रोटी का इंतजाम नहीं है, क्योंकि हमने इस देश की ग्लोरी के लिए, इस देश को अच्छा दिखाने के लिए बहुत बड़े बड़े काम सीमा पर करके रखे हैं, चाइना के साथ और पाकिस्तान के खिलाफ करके रखे हैं। आप ऐसा बोल के किसी गरीब को चुप करा सकते हो क्या, या उसकी देशभक्ति की परीक्षा ले सकते हो क्या? ये अपने आप में बहुत बड़ा चिंता का विषय है। राइट, आगे देखिए। बट वाई शुड, हाँ ये हो गया। गिवन द कंपल्शन टू एडवांस और सेल्फ इंटरेस्ट, दिस बर्डन इज इजीली पास्ड ऑन टू दोज अमंग अस हु आर पावरलेस टू डिजेस्ट इट। अब ये जो बर्डन है, ये बर्डन दिन ब दिन ऐसे लोगों पर डाला जा रहा है जो कि बेचारे असहाय हैं, और जो इस बर्डन को सहन करने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। डेजिस्ट का मतलब होता है किसी चीज को मतलब विरोध ना कर पाना, पावरलेस टू डेजिस्ट, जिसको तुम रोक नहीं सकते, तो आपको वो करना ही पड़ेगा। Isn't it wrong that the least paid workers and peasant in our society are expected to offer the greatest sacrifice for building the nation? देखा मैंने जो बोला, बराबर वही लाइन लेखक ने बोली है। वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये गलत नहीं है कि इस देश के वर्कर्स को, इस देश के पीजेंट्स को, ओके यानी कामगारों को, कारीगरों को, उनसे देशभक्ति की उम्मीदें रखी जा रही है, और उनको बोला जा रहा है कि राष्ट्र निर्माण के लिए तुमको कुर्बानी देनी पड़ेगी, राष्ट्र निर्माण के लिए। अब आप एक बात बताओ, एक सिंपल बात बताओ, मैं एक उदाहरण देता हूं। मान लो, भगवान ना करे लेकिन मान लो कि सीमा पर युद्ध चल रहा है और उसके लिए चंदा इकट्ठा किया जा रहा है ताकि सोल्जर्स तक पैसा पहुंचाया जा सके। अब आप किसी ऐसे गरीब व्यक्ति के पास चले गए और उसको बोलने लगे कि देशभक्ति की बात है, आप अपने जेब से 100 रुपए निकालिए और हमारे डोनेशन बॉक्स में डाल दीजिए। आपको क्या लगता है दोस्तों, ये सही है? एक ऐसा व्यक्ति जो चार चार जगह पर काम करके रोजी रोटी और मजदूरी कमा रहा है, या फिर एक ऐसा व्यक्ति जिसकी नौकरी का पता नहीं, रोजी रोटी का पता नहीं, उससे आप ये एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं? या जो पैसा उसकी भलाई के लिए यूज होना चाहिए था वो किसी दूसरी बड़ी चीजों में यूज हो रहा है? तो इन लोगों की कुर्बानी के ऊपर अगर देश बनने जा रहा है तो ये तो गलत है ना। ऐसा बोलने का मतलब है, why this grossly unfair division of social labor, yet concern for a fair distribution of benefits and burden, the core issue of justice is rare in mainstream public discourse। कहने का मतलब ये है कि न्याय की जो असली तस्वीर है, जैसे न्याय होना चाहिए, वो मेन स्ट्रीम में पब्लिक डिस्कोर्स में काफी मिसिंग है, क्योंकि लोगों में एक अजीब सी धारणा बन गई है कि अगर आप मोदी भक्त हैं, अगर आप देशभक्त हैं, अगर आप सरकार भक्त हैं, और अगर आप एक्चुअली में नेशनलिस्ट हैं, तो आप उन चीजों को सपोर्ट करिए
जो कि इस देश में हो रही है, जैसे कि राफेल प्लेन का बनना, पाकिस्तान के खिलाफ बात करना, वगैरह वगैरह, राइट। अब इसको कोई धार्मिक मुद्दा देने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक तरीके से देश में इस प्रकार का सच सामने आ रहा है दोस्तों। ओके, अब देखिए यहाँ पर अगले वाले पैराग्राफ में लेखक ने अपनी छोटी सी बच्ची, अपनी डॉटर के साथ उनके जो कम्युनिकेशन हुए उसके ऊपर एक शानदार बात बोली है, आपको ये जरूर सुननी चाहिए दोस्तों। कैसे इन चीजों के डबल मतलब निकलते हैं ये समझ में आ जाएगा आपको। शेयरिंग बेनिफिट्स एंड बर्डन्स, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस एंड व्हाई डज इट मैटर। मैं आपको समझा देता हूं डिस्ट्रीब्यूटिव शब्द का मतलब क्या होता है। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है विभाजित करने वाला, यानी इंडिविजुअल। इस वक्त देश में किसी को कोरोना से लड़ने के लिए पैसे और दवाइयां चाहिए, आप उसको वो दे दो, वो उसके लिए एक न्याय होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस होगी। इस वक्त देश में किसी को दोनों वक्त की रोजी रोटी चाहिए, उसको नौकरी चाहिए, आप उसको वो दे दो, वो उसके लिए डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस होगा। हर इंसान की जरूरतों को ध्यान में रखकर उनकी जरूरतों को पूरा करना, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। ये समझ में आ गया आपको। तो लेखक ये पूछ रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्यों जरूरी है। ओके, और उसका आंसर भी वो खुद ही दे रहे हैं। ऑलमोस्ट 2 decades अगो, 2 दशक पहले यानी 20 साल पहले, माई यंगर डॉटर स्टार्टल्ड मी बाय आस्किंग। स्टार्टल्ड बड़ा ही प्यारा शब्द है, स्टार्टल्ड। स्टार्टल्ड का मतलब होता है भौचक्का हो जाना, अचानक से शॉक लगना या बहुत ज्यादा चौंकना, उसको बोलते हैं स्टार्टल्ड। तो लेखक बोल रहे हैं कि मेरी बच्ची मेरे पास आकर मुझसे चौंकते हुए ये पूछने लगी, व्हाट इज जस्टिस बाबा, पापा न्याय मतलब क्या होता है। आई हैपन देन टू हैव अ बॉटल ऑफ वाटर विथ मी। तो उन्होंने अपने हाथ में एक बॉटल ली और बच्ची को समझाने की कोशिश की। क्या समझाया? सो आई बिगन एक्सप्लेनिंग टू हर, मैंने उसको समझाया, देर आर मेनी थिंग्स आई कैन डू विद दिस बॉटल। आई कैन ग्रैब इट, एक मिनट, ऊपर चलते हैं, हाँ। इवन इफ आई एम नॉट थर्स्टी, कीपिंग इट सोनली फॉर माई सेल्फ, और आउट ऑफ लव आई कैन गिव इट टू यू इवन इफ आई एम थर्स्टी। फाइनली आई कैन गिव इट टू सम अदर पर्सन, नॉट बिकॉज आई लव हर, बिकॉज आई कैन सी दैट शी नीड्स इट द मोस्ट। दिस इज जस्टिस। कितनी शानदार लाइन है दोस्तों। ये एक लाइन से सारे धर्मों में बताई हुई सीख, सारे मजहबी दंगे, सारे झगड़े एक पढ़े लिखे इंसान को कैसे रोकने हैं समझ में आ जाएंगे। काश हमारे देश का हर इंसान इस तरीके से सोच पाता। काश हमें एक्चुअली में अपने अपने धर्मों को बाजू में रखकर इंसानियत धर्म दिखाई देता तो हम ये कर पाते। लेखक को बच्ची ने ये पूछा कि बाबा जस्टिस यानी क्या होता है। लेखक ने अपने हाथ में एक बोतल उठाई और बच्ची को ये बोला, बेटा इस बोतल का पानी मैं अपने पास रख सकता हूं बावजूद इसके कि मुझे प्यास नहीं लगी है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि ये बोतल मैं तुझे दे सकता हूं क्योंकि मेरी बच्ची मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूं, बावजूद इसके कि मैं प्यासा हूं ये बोतल मैं तुझे दे सकता हूं। और तीसरा तरीका ये है, ना मैं ये बोतल खुद रखूंगा न तुझे दूंगा, ये बोतल मैं उसको दूंगा जिसको इसकी असली में जरूरत है। और जब मैं ऐसा करूंगा तो उसे न्याय कहते हैं, उसे जस्टिस कहते हैं। अब आप एक पल के लिए सोचिए, क्या आप ये करते हैं? क्या हमारे घर वाले ये करते हैं? क्या समाज में आपके दोस्त ये करते हैं? क्या आपके रिश्तेदार, आपके जानकार लोग ये करते हुए आपको दिखाई देते हैं? आज हर कोई अपने लिए इतना धन जुटाने में लगा हुआ है कि उसकी जिंदगी, उसके बच्चों की जिंदगी और आने वाली 7 पुश्तों की जिंदगी का पैसा उनके पास होना चाहिए। अरे इतना अगर एक एक आदमी लूटने लग जाएगा तो ये पृथ्वी कहां जाएगी, कहां से जस्टिस हो पाएगा। मुकेश अंबानी का घर जहां पर है मुंबई में, उसके 5 किलोमीटर के रेडियस में इतने सारे लोग ऐसे ऐसे लेवल पर जी रहे हैं जहां पर 100-100 200-200 लोगों के पीछे केवल एक टॉयलेट है। इस तरह की परिस्थिति में लोग जीने को मजबूर हैं। तो आपको क्या लगता है जस्टिस हो पा रहा है? ये है एक्चुअली में पूरा का पूरा डिबेट। ये आपको समझ में आया कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। A few days later, as we stopped our car at the traffic light, a beggar came expectantly towards us and we gave him a pocket of biscuits. My daughter immediately said, that's justice, no? We gave something away to him even though we don't love him. My daughter hadn't grasped the concept of justice just yet, but she was on a right track. आगे एक और घटना हुई लेखक के साथ। उन्होंने बोला है कि कुछ दिन बाद हम जा रहे थे और ट्रैफिक लाइट पे हमारी गाड़ी रुकी
और उम्मीद से भरा हुआ एक फकीर, एक बेगर, एक भिखारी हमारे पास आया और उसने हाथ फैलाए, तो हमने उसको बिस्किट का एक पैकेट दे दिया। बिस्किट का पैकेट देने के बाद मेरी बच्ची के मुंह से निकला, पापा ये जस्टिस ही है ना, क्योंकि हम इस भिखारी से प्यार तो नहीं करते लेकिन हमने इसको बिस्किट का पैकेट दे दिया। पापा ने यानी लेखक ने उसको समझाया, बेटा एग्जैक्टली हर बार ऐसा ही होता है, ये जस्टिस नहीं है, लेकिन मेरी बच्ची जो तुम सोच रहे हो ये सही दिशा है जस्टिस के बारे में सोचने की। राइट, तो अच्छी बात है, अच्छी चीजें समझाई जा रही है यहाँ पर। आगे देखते हैं, एट द वेरी लीस्ट जस्टिस रिक्वायर्स दैट वी नॉट बी ग्रीडी एंड ग्रैब थिंग, इंस्टेड वी शेयर देम विद दोज हु डोंट नो और लव। राइट भाई, सिंपल सी बात यह है कि जस्टिस इसमें नहीं है कि तुम लालच से भरे हुए रहो और चीजों को हथियाने लगो, ग्रैब करके रख लो, बल्कि जस्टिस इस बात में है कि तुम चीजों को बांटना सीखो उनके साथ जिनको तुम पहचानते भी नहीं और जिनसे तुम प्यार भी नहीं करते। ये बात आपको समझ में आई या नहीं? मैं अपना खुद का एक उदाहरण बता रहा हूँ, कुछ दिन पहले की बात है। घर के लिए मैं कुछ ब्रेड बिस्किट ही लाने गया था। अब मैं गया, लॉकडाउन चल रहा है इसीलिए सब मास्क लगाकर खड़े थे, लाइन लगी हुई थी। मैंने मैंने ब्रेड लिए, बिस्किट लिए, काफी सारी चीजें मैं खरीद रहा था और बाजू में एक बहुत ही वृद्ध महिला थी। अब स्वाभाविक थी कि वो इस नजर से देख रही थी कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो मैंने पूछा, क्या चाहिए, बोलो क्या चाहिए इसमें से। तो उसने बोला कि आप मुझे पैसे मत दो, आप बातें सुनना। उसने मुझे बोला कि आप मुझे पैसे मत दो, आप मुझे वो टोस्ट का एक पैकेट खरीद के दे दो, मैं चाय के साथ उसको 3 दिन तक यूज कर सकती हूँ, मेरे लिए 3 दिन का खाना है वो। ये सुनकर सच में जैसे मतलब पूरी की पूरी एजुकेशन, पूरा आत्मविश्वास एक झटके में नीचे आ गया और मुझे समाज की एक तस्वीर दिखाई देने लगी कि यार ये है एक्चुअली में लोगों के प्रॉब्लम। जो टोस्ट जो मैं खाता हूं, किसी दिन नखरे करता हूं तो मैं छोड़ देता हूं, वो टोस्ट से किसी का 3-3 4-4 दिन तक पेट भर रहा है। उसने बोला मैं चाय कहीं से अरेंज कर लूंगी और 3 दिन तक इसका नाश्ता कर सकती हूँ, आप मुझे वो दे दो। मैंने 70 रुपए का वो टोस्ट खरीद के उनको दे दिया और मैंने कहा कि आप भूखे मत रहिए, आप ये खाते रहिए। मैंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया और ऐसे तो न जाने कितने लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, लोगों को खिला रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी मदद करके मैंने कोई बहुत बड़ा काम किया, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि उस समय मुझे समाज की एक तस्वीर अपनी आंखों से दिखाई देने लगी कि ये हो रहा है। राइट, आपको भी अगर इस तरह के कुछ अनुभव लॉकडाउन में दिखाई दे रहे होंगे जो कि बहुत ऑब्वियस है, तो आप प्लीज मुझसे कमेंट्स थ्रेड में शेयर करिए कि किस तरह के माहौल आप अपने आजू बाजू में अभी लॉकडाउन में देख रहे हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। In fact, the idea of distributive justice presupposes not only a social condition marked by an absence of love or familiarity, but also others which the Scottish philosopher David Hume termed the circumstances of justice. Right? कहने का मतलब ये है कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस जो है वो किसी कंडीशन की तरह नहीं हो सकती कि वो मिलनी ही चाहिए या फिर वो किसी प्यार मोहब्बत में ही दी जानी चाहिए, ऐसा नहीं है। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जस्टिस उस चीज पे डिपेंड करती है कि सरकमस्टेंसेस क्या है। एक पल के लिए सोचिए कि आप किसी एक बहुत बड़ी कंपनी में एचआर मैनेजर है और आपने नौकरी उसको दे दी जो क्वालिफाइड है, उसको देने के बजाय उसको दे दी जो आपके पहचान का है, तो आपने जस्टिस नहीं किया। आपने कहीं से भी जस्टिस नहीं किया क्योंकि आपने रिश्तेदारी निभाई, आपने दोस्ती निभाई, आपने न्याय नहीं किया। आज सोसाइटी के हर वर्ग में, हर जगह पर ये चीज फैली हुई है। जो नॉन डिजर्विंग लोग हैं उनको किसी न किसी तरीके से सब कुछ मिल रहा है और जो डिजर्विंग है वो बेचारे एक तरफ पड़े हुए, जिंदगी की हर चीज के लिए वो केवल स्ट्रगल करते दिखाई दे रहे हैं। राइट, तो ये प्रॉब्लम तो हो ही रही है। आगे बढ़ते हैं। फॉर इंस्टेंस अ सोसाइटी वेयर एवरीथिंग इज अबंडेंटली अवेलेबल वुड नॉट नीड जस्टिस। समाज का एक ऐसा वर्ग जहां पर हर चीज अच्छे से अवेलेबल है, उन्हें जस्टिस की जरूरत नहीं है क्योंकि उनके पास सब कुछ है। ईच ऑफ अस विल हैव एज मच ऑफ एवरीथिंग वी वांट। हमारे पास वो सब कुछ है जितना हमें चाहिए। विदाउट द नेसेसिटी ऑफ शेयरिंग जस्टिस बिकम्स रिडंडेंट। कहने का मतलब ये, यहाँ पर एक वर्ड है देखो, रिडंडेंट। रिडंडेंट का मतलब होता है यूजलेस। तो लेखक ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं, जब आपका पेट भरा हुआ हो, जब आपके पास सब कुछ हो, तो आपको ना न्याय की कदर नहीं होती, तब आपके लिए न्याय जैसी चीजें ना यूजलेस हो जाती है। सही बात है। अगर मेरा पेट पहले से भरा हुआ है
तो दो रोटियां किसी और को दे भी दी गई तो मुझे उन रोटियों की कदर रहेगी क्या? बिल्कुल नहीं। मुझे उनकी कदर तब होगी जब मैं भूखा रहूंगा। ये एक बात है। इक्वली इन अ सोसाइटी विद मैसिव स्कैर्सिटी जस्टिस इज इम्पॉसिबल। ये लाइन बहुत काम की है दोस्तों। लेखक ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं एक ऐसे समाज में जहां पर अत्यंत गरीबी है, बहुत ज्यादा किल्लत है, वहां पर भी जस्टिस करना इम्पॉसिबल है। अब आप दो उदाहरण ले लीजिए। एक कंट्री लेते हैं हम, जर्मनी जैसी, जो कि बहुत संपन्न देश है, 99% एम्प्लॉयमेंट है, कोई भूखा नहीं रहता वहां पर। तो जर्मनी जैसे कंट्री में जस्टिस की कीमत नहीं है क्योंकि हर किसी का पेट भरा हुआ है। दूसरे तरफ एक कंट्री है, हम ले लेते हैं सोमालिया जैसी कंट्री, ईस्ट अफ्रीका की, जहां पर हर कोई भूखा है और जीवन से संघर्ष कर रहा है। तो वहां पर भी जस्टिस करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि सभी भूखे हैं, राइट। तो जस्टिस बेसिकली कहां होगा? न यहां हो पाएगा ना यहां। इन दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 करके कोई मॉडरेट वाली कंट्री में हो पाएगा, और वो मॉडरेट वाली कंट्री है इंडिया। ये बोलने का मतलब है। आगे देखो, इन ऑर्डर टू सर्वाइव ईच पर्सन इज कंपेल्ड टू ग्रैब व्हाटएवर हैपेंस टू बी अवेलेबल। जस्टिस देयरफॉर इज पॉसिबल एंड नेसेसिटी इन सोसाइटीज विथ मॉडरेट स्कैर्सिटी। देखा, मैंने आपको बोला ना, मॉडरेट स्कैर्सिटी। भारत एक ऐसा देश है जहां पर कुछ लोग बहुत अमीर हैं, कुछ लोग रोज की रोजी रोटी कमा लेते हैं, और कुछ लोग बहुत गरीब हैं। तो सबको अगर इक्वली कमाना है, खाना है, तो जिनके पास बहुत कुछ है उनको वो चीज दूसरों को देनी चाहिए। कहने का मतलब ये है। आगे बढ़ते हैं। जस्टिस ऑल्सो प्री सपोजेस, देखिए ये वर्ड बार बार आ रहा है, मैं इसका मतलब समझा देता हूं आपको। प्री सपोजेस का मतलब होता है प्री कंडीशनिंग, ओके, या फिर एक पॉसिबिलिटी के बारे में अज्यूम करना, उसको बोलते हैं प्री सपोजेस। जस्टिस ऑल्सो प्री सपोजेस दैट पीपल आर नाइदर टोटली अलोन नॉर ऑर्गेनिकली यूनाइटेड विथ अदर्स, राइट। लोग न तो हर किसी से एक दूसरे से कंप्लीटली अलग है, एक दूसरे से बहुत दूर है, और न ही वो ऑर्गेनिकली यानी अपने बॉडीज के टिश्यू और उन चीजों से जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है। हम सब एक समाज में रहते हैं, किसी के दूर है, किसी के पास है, तो हम सबको एक साथ ही रहना पड़ेगा। If one was Robinson Crusoe, there would be no one with who to share. And if no one was totally fused with others, with no distinction between self and other, then again sharing will be unnecessary. अब देखो, एक और बहुत अच्छी चीज लेखक समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि कल्पना करिए एक ऐसे समाज की जहां पर डिस्टिंक्शंस है ही नहीं, यानी ऊंच नीच नहीं है। मैं उच्च जाति का हूं, तुम कमजोर जाति के हो, मैं अमीर हूं, तुम गरीब हो, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मेरे काम ऐसे हैं, तुम्हारे लोअर लेवल के काम है। इस तरह की चीजें अगर नहीं है, मान लो समाज में, हालांकि ये बहुत आइडियल समाज हो जाएगा, भारत में तो ऐसा कभी देखने को मिला ही नहीं। अगर ऐसा हो जाए तो ऐसे समाज में भी जस्टिस की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सब कुछ पहले से इक्वल है, राइट। समझ में आ रहा है आपको? आगे देखिए, श्योरली वन कैन नॉट शेयर एनीथिंग। अगले पैराग्राफ में चलते हैं, ऊपर देखते हैं। anything with oneself. To sum up, justice acquires value in societies with moderate, इधर देखते हैं, scarcity, where people are forced to deal with those who don't love, right? तो एक्चुअली में न्याय का मतलब क्या है? ऐसे लोगों के साथ अपनी चीजों को शेयर करना जिनको न तो आप जानते हो, जिनसे न तो आप प्यार करते हो, और ऐसे लोगों में बांटना जहां उसकी जरूरत हो, राइट। तो उसको बोला जाएगा जस्टिस, ओके। आगे, इट प्रीसपोजेस अ मॉरल साइकोलॉजी इन विच ह्यूमंस आर नाइदर होली सेल्फिश नॉर एंटायरली बिनीवोलेंट। वाओ, बड़ी प्यारी लाइन है। लेखक के बोलने का मतलब ये है कि एक ऐसा समाज होना चाहिए जहां पर लोग न तो पूरी तरह से सेल्फिश हो और ना ही पूरी तरह से बिनीवोलेंट हो। बिनीवोलेंट का मतलब होता है बहुत उदार, बहुत ज्यादा काइंड, बहुत ज्यादा दयालु। तो आपको बहुत ज्यादा दयालु भी नहीं होना है और बहुत ज्यादा सेल्फिश भी नहीं होना है, आपको केवल जरूरतमंदों की मदद करनी है, राइट। हाँ, since most societies share these conditions, we may safely conclude that justice is a necessary social virtue and has great moral value. Wow, ये लाइन तो स्टेटस पे लगा के रखने जैसी है। जस्टिस इज नेसेसरी सोशल वर्च्यू। वर्च्यू का मतलब होता है अच्छाई, राइट। तो जस्टिस समाज की एक जरूरतमंद अच्छाई है, यानी बहुत ही जरूरी अच्छाई है, एंड हैज ग्रेट मॉरल वैल्यू,
और उससे हमें मॉरल वैल्यू बहुत अच्छी मिलती है। मॉरल वैल्यू का मतलब होता है नैतिकता से जो हम सीखते हैं, दैट इज कॉल्ड मॉरल वैल्यू। जैसे हम बच्चों को मॉरल वैल्यू देते हैं ना, बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, ये सब हो गई मॉरल वैल्यूज। तो जस्टिस एक मॉरल वैल्यू है। आप एक पल के लिए सोचिए, अगर हर यूनिवर्सिटी में बड़े बड़े चांसलर और बड़े बड़े प्रोफेसर अपनी जात वालों को मतलब कम कंसेशन में सीट देना बंद करें और जरूरतमंदों को देना शुरू करें, अगर हर पुलिस स्टेशन में न्याय गरीबों के लिए हो, अगर हर जगह पर एडमिशन मतलब अपनी पहुंच या अपने सोर्सेस के थ्रू नहीं बल्कि मेरिट के ऊपर हो, डिस्टिंक्शन के ऊपर हो, तो समाज में ये जस्टिस कितना अच्छा होगा। उसको हम बोलेंगे एक ऐसा समाज जहां इगैलिटेरियन प्रैक्टिस हो रही है। इगैलिटेरियन का मतलब होता है जहां इक्वालिटी प्रैक्टिस हो रही है। मैं आपको इगैलिटेरियन की स्पेलिंग भी बता रहा हूं, इगैलिटेरियन, ये देख लीजिए, यहां से आप चेक कर सकते हैं इगैलिटेरियन। बाबा साहेब आंबेडकर इगैलिटेरियन समाज की बातें किया करते थे, इसलिए मैं बता रहा हूं। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आर्टिकल थोड़ा लंबा है, पेशेंस रखिए, समझने की कोशिश करिए, आगे और बहुत मजेदार चीजें इसमें। Giving person their due. But what is justice? The basic idea of justice is that each person gets what is properly due to him or her, that the benefit and burdens of society be distributed in a manner that gives each person his or her due. अब कहने का मतलब यह है, जस्टिस को इस तरीके से समझना चाहिए कि हर उस व्यक्ति को वो चीजें देना जिसकी उसे जरूरत है, जो कि उस पर ड्यू है, वो हमको उसको देना चाहिए। बट दिस बेग्स द क्वेश्चन, व्हाट इज मींट बाय अ पर्सन्स ड्यू। लेकिन यहां पर एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर उसे किस किस चीजों की जरूरत है, ये पता कैसे चलेगा? क्योंकि अगर आप किसी की जरूरतों को पूरा करने बैठोगे तो वो तो कभी जरूरतें खत्म होती ही नहीं है, फिर तो आप देते ही चले जाओगे, देते ही चले जाओगे, और उसका पेट तो कभी भरेगा ही नहीं। हियर इज अ डिस्टिंक्शन मस्ट बी मेड बिटवीन हायरार्चिकल इगैलिटेरियन नोशंस ऑफ सोसाइटी। देखो मैंने जो वर्ड बताया था ना इगैलिटेरियन, वो वर्ड यहां पर आ गया है, of justice. In hierarchical notions, what is due to a person is established by her or his place within the hierarchical system. Okay. अब यहां से थोड़ा सा आपको इतिहास के तरीके से समझाना पड़ेगा, लेकिन समझने की कोशिश करिए। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेखक ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं, एक सेकेंड, ये बीच में हिंदुस्तान टाइम्स का एक पॉपअप जनरेट होगा। तो लेखक ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि एक समय पे हमारे समाज में अलग अलग वर्ण हुआ करते थे, राइट? ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य, ये तो आप जानते ही हैं। सदियों से ये सिस्टम चला आया, फिर उसको स्क्रैप करने की कोशिश की, लेकिन आज भी भारत में बहुत हद तक ये प्रैक्टिस होता रहता है। अब न्याय अगर इन हायरार्चिकल सिस्टम में, ये जो वर्ण है उसको हायरार्की बोला जाता है, उसमें अगर आपको न्याय करना हो तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जिस वर्ण में जो व्यक्ति के जो चीजें जो काम सुटेबल हो उसको वो दे दिया जाए तो जस्टिस हो जाएगा। लेकिन उसके अलावा दूसरे और तरीके भी होंगे जहां पर हायरार्की नहीं है, तो वहां जस्टिस कैसे करोगे आप? तो वो बताने की कोशिश की गई है। आगे देखो, फॉर इंस्टेंस बाय रैंक डिटरमाइंड एट बर्थ। हाँ देखिए, जन्म से ही लोगों की कैटेगरी बन जाती है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये ब्राह्मण है, ये शूद्र है, ये एससी है, ये एसटी है, ये ओबीसी है, ये हरिजन है, ये दुनिया भर के क्लासेस आप अपने मन से बना लेते हो, पैदा होते साथ ही टप्पा लग जाता है। सर्टेन ग्रुप्स आर बोर्न प्रिविलेज। कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो संपन्न घर में पैदा होते हैं, उच्च जाति में पैदा होते हैं, तो वो अपने आप को प्रिविलेज मानते हैं। Therefore, their members are entitled to a disproportionately large share of benefits and a disproportionately small share of burdens, right? तो जो उच्च समाज में पैदा होगा, बड़े खानदान में, बड़े कुल में पैदा होगा, उसको सोसाइटी की ज्यादा से ज्यादा चीजों में बेनिफिट भी मिलेगा और उसके ऊपर बर्डन भी किसी चीज का नहीं रहेगा। फ्रांस में जो फ्रांस की क्रांति आई थी, उस जमाने में फ्रांस के राजा और राजा के साथ जितने लोग रहते थे उनको यही राइट था, क्योंकि राजा के समाज में रहते हो और आप राजा के घर में रहते हो, तो स्वाभाविक सी बात है आपको जन्मजात हर चीज मिलेगी, आपको टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, आपको सोसाइटी की हर एक सुख सुविधा पहले आपको ही मिलेगी, राइट? तो यही तो चीजें हैं जिसके वजह से जस्टिस हो नहीं पाता है। आगे देखते हैं। हाँ, अब on this conception, justice requires that benefit and burdens
be unequally shared or distributed. To take just one example, in a society ridden with caste hierarchies, those born in high caste are entitled, आगे देखते हैं, to a much greater share of wealth, power, cultural status and knowledge. Conversely, those born in the low caste get whatever is their poor due to very little. सो एक सेकेंड, ऊपर अगले पैराग्राफ पे जा रहे हैं. सो नहीं है वो, समटाइम्स नथिंग, राइट. अब देखिए यहां पर सारी चीजें इक्वली क्लियर हो जाती है दोस्तों. अब मैं जो बोलने जा रहा हूं उसको आप प्लीज अनुभव करिएगा और समझने की कोशिश करिएगा. ये मेरे अपने विचार हैं, लेकिन फिर भी बहुत सी चीजें पढ़ने के बाद ही ये विचार आए हैं. अगर आप इससे इत्तेफाक नहीं रखते तो कोई बात नहीं. आप एक पल के लिए सोचिए कि हमारे समाज में वर्ण बटे हुए हैं, ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य. अब आप बोलेंगे सर ये पुरानी बात है, अब ऐसा नहीं है. ठीक है, आज इन वर्णों के ये एग्जैक्टली ये नाम नहीं है, लेकिन इसमें से ही जातियां निकली हैं और जातियों के आधार पे तो भारत में सब कुछ चल रहा है. भारत कितना बटा हुआ, कितना टुकड़ों में बटा हुआ देश है, ये आपको भारत मैट्रिमोनी या किसी शादी की मैट्रिमोनी की साइट में से पता चल जाएगा. मतलब मैं कभी किसी मैट्रिमोनी की साइट ओपन करके देखता हूं, बाप रे इतनी जातियां और इतने वर्ण और इतने अलग अलग कास्ट हैं उसके अंदर, समझ में ही नहीं आता कि भारत में किस हद तक भेदभाव है. और ऐसे देश में आप राष्ट्रीय एकता की बातें अगर करते हो तो वो करना और वो सच में अपने दिल के अंदर महसूस करना, बहुत फर्क है भैया इसमें. अब देखो, एक जमाने में समाज में ये पूरे के पूरे वर्ण किस लिए बनाए गए थे? ये इसीलिए बनाए गए थे क्योंकि लोगों का व्यवसाय अलग अलग था. मेरी बात ध्यान से सुनना. जिसने वेद पढ़े उसका नाम पड़ गया वेदी, उसका सरनेम पड़ गया. जिसने 2 वेद पढ़े उसका सरनेम पड़ गया द्विवेदी. जिसने 3 वेद पढ़े उसका सरनेम पड़ गया त्रिवेदी. और जिसने 4 वेद पढ़े उसका मतलब हो गया चतुर्वेदी. राइट. कोई गार्डनिंग के काम करता है, सरनेम पड़ गया माली. कोई नाड़ी देखता है, दवाई देता है, सरनेम पड़ गया वैद्य. राइट. कोई किसी जगह का मुखिया है, सरनेम पड़ गया प्रधान. कोई कहीं जस्टिस देता है, सरनेम पड़ गया धर्माधिकारी. ये इस तरीके से समाज में अपने अपने कामों के अनुसार लोगों के सरनेम पढ़ते चले गए. यहां तक तो सब समझ में आ रहा है आपको. जो जमींदारी के काम करते थे उनको टाइटल दे दिया गया, वो बन गए पाटिल. अब ये मराठा साम्राज्य के समय की बात है. अब आज जरा आप 300, 400, 500 साल बाद आज की परिस्थिति देखो. कोई सॉफ्टवेयर में काम कर रहा है तो आज से 100 साल बाद उसके खानदान का सरनेम चेंज करके सॉफ्टवेयर कर ऐसा रख देंगे क्या? आप लोग बैंक में नौकरी ढूंढ रहे हो तो आपका सरनेम क्या आज के बाद अर्थशास्त्री कर देंगे क्या? कोई मान लो मेरे जैसा कोई टीचिंग प्रोफेशन में है तो उसका सरनेम क्या मतलब अध्यापक कर ऐसा कुछ तो भी कर देंगे क्या? अरे भैया, हमारे व्यवसाय हमारे इस जन्म की पहचान है, हमारे 7 पुश्तों की पहचान नहीं है. हो सकता है कि मेरे आने वाली पुश्तों में कोई बिजनेसमैन बने, हो सकता है कि कोई डॉक्टर बने, तो क्या वो पुराना वाला टाइटल लेके ही घूमता रहेगा क्या? कहने का मतलब ये है कि लोगों के काम के हिसाब से लोगों के वर्ण बन गए और वर्ण के वजह से उनके क्लासेस बन गए और उन क्लासेस के वजह से समाज में ये भेदभाव आ गया. सबसे पहले हमको ये भेदभाव खत्म करने पड़ेंगे और उसके लिए हमें सोच लगेगी, ऐसी सोच जहां हमें ये बात को दिल से स्वीकारना पड़ेगा कि अब कोई एसटी हो, ओबीसी हो, जनरल कैटेगरी का हो, कुछ भी हो, समाज की सारी चीजें हर किसी के लिए अवेलेबल है. राइट. कोई शूद्र है तो वो शास्त्र नहीं पढ़ सकता ऐसा नहीं है, और कोई ब्राह्मण है तो वो बिजनेस नहीं कर सकता ऐसा नहीं है, कोई वैश्य है तो वो ब्राह्मण नहीं बन सकता ऐसा नहीं है. हर चीज हर किसी के लिए इक्वली जरूरी है. आप इस बात से कितना सहमत होते हैं प्लीज मुझे कमेंट थ्रेड में बताइएगा. मैं चला आगे. गौतम बुद्धा की बोली हुई एक बात यहाँ पर लिखी हुई है, लेखक ने, बहुत प्यारी चीज है, जरा देखिए. दिस कंसेप्शन ऑफ जस्टिस हैज रेयरली रिमेन्ड अनचैलेंज्ड. भारत में आज भी इसको कोई चैलेंज नहीं है. Innumerable example can be cited in the Indian history where aspects of this hierarchical notion had been temporarily opposed in the early teachings of Buddha, passages of Indian epics, bhakti poetry and protest movement such as Veerashaivism. ओके, तो कहने का मतलब ये है कि अलग अलग तरीके से समाज में उदाहरण दिए गए जहां पर इन बातों को समझने की कोशिश की गई कि समाज के इन भेदभावों को मिटाया जाए.
खुद गौतम बुद्ध ने बोला कि भाई समाज हर किसी के लिए इक्वल है। गौतम बुद्ध तो हमेशा बोलते थे, अगर आपको ईश्वर ढूंढना है तो ईश्वर आपके अंदर है। अगर आपको यानी ये समझना है तो आप किसी भी जात, किसी भी धर्म, किसी भी वर्ग के हो, कुछ नहीं, आप आओ, बैठ जाओ और मेरे साथ मेडिटेशन करना शुरू करो। आप इस बात को समझिए, गौतम बुद्धा और महावीर जैन, इन्होंने इन बातों को बहुत अच्छे से स्पष्ट कर दिया कि पूजा करने के लिए आपको बहुत सारे थाली, फूल, मालाएं, इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। आपके मन में ईश्वर है तो भी सब कुछ हो जाएगा। और यही वजह थी कि गौतम बुद्धा की बताई हुई बातों को ध्यान में रखते हुए बाबा साहेब आम्बेडकर अपने जिंदगी के आखिरी स्टेजेस में वो खुद बौद्ध धर्म को अपना चुके थे। राइट, मैं खुद मेरी बात बता रहा हूं, मैं एक ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ एक इंसान हूं, लेकिन पिछले 5-6 साल से मैं एक ऐसे व्यक्ति से बना हुआ खाना खा रहा हूं जो कि ST SC समाज से आते हैं। तो क्या इससे कोई कोई फर्क पड़ रहा है? मैं तो बिल्कुल सही चल रहा हूँ, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं उनकी बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, उनके पांव छूता हूँ। अब ये सारी चीजों को कहीं ना कहीं हमको समाज से हटाना होगा और कहीं ना कहीं सोसाइटी में जस्टिस लाने की बातें करनी होंगी, ये बोलने का मतलब है। आगे देखते हैं। In our own times, however, this challenge has become robust, explicit, and sustained. This is so because of the prevalence of the idea that each person, regardless of caste, class, color, creed, or gender, has equal moral worth. सही बात है। आपकी कास्ट क्या है, आपकी क्लास कौन सी है, आपका चमड़ी का कलर कैसा है, आपकी जात कौन सी है, आपका जेंडर क्या है, इन सब चीजों के ऊपर मॉरल वर्थ को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा है। अब आगे का देख लेते हैं। ऑल हैव एन इक्वल ओरिजिनरी कैपेसिटी ऑफ एंडोविंग द वर्ल्ड with meaning and value, because of which they possess moral worth or dignity. If so, we need a different conception of justice, of sharing or distributing, of giving people their due that is consistent with equal dignity. कहने का मतलब ये है, पैदा होने के साथ ही हर किसी की एक कैपेसिटी होती है जिससे वो इस दुनिया को समझे, और उस आधार पर वो जो भी प्रोफेशन चुनता है, जिस जात का हो, जिस धर्म का हो, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। ऑल राइट, इन सोसाइटी स्टिल इन्फेस्टेड विथ लिव हायरार्कीज लाइव हायरार्कीज, माफ करना, पीपल मस्ट फर्स्ट स्ट्रगल फॉर रिकॉग्निशन एज इक्वल्स फॉर व्हाट माइट बी कॉल्ड एज बेसिक सोशल जस्टिस। भारत में एक समाज ऐसा है जहां पर अभी भी हायरार्कीज बनी हुई है। वहां तो सबसे पहले अपनी पहचान बनाने के लिए ही संघर्ष करना पड़ता है। तो लेखक उस बात को ठीक से उजागर कर रहे हैं। राइट, मैं एक और उदाहरण आपके साथ शेयर करना चाहता हूं दोस्तों। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है। मैं मेरे एक परिचित हैं, मैं नाम लेना पसंद नहीं करूंगा, उनके शादी में गया हुआ था और शादी में बफे लगा हुआ था और वहां पर दो लोगों को ये बोला गया कि आप थालियां अपने घर से लाइए। महाराष्ट्र की घटना है, वहां आप अपने घर से थालियां लेकर आइए और तब हम उसको उसमें आपको खाना देंगे। मैंने बोला ये क्या हो रहा है, ऐसे क्यों? तो बोला जा रहा था कि उनकी कास्ट ये है या उनका ऐसा एक अलग अलग तरीके से उनको ट्रीट किया जाएगा। मैंने बोला आप जानते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनली ये गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते, ये समाज का एक बहुत बड़ा भेदभाव है, इन्हीं चीजों को तो रोकना है। बात केवल वहां की नहीं है, इस तरह के आम इंसिडेंट्स आपको भारत में बहुत जगह पर देखने को मिलेंगे। ऐसा अभी भी होता है, विधवाओं के साथ भेदभाव होता है, जो अलग अलग कास्ट के हैं उनके साथ भेदभाव होता है। गांव में ये चीज आमतौर पे देखने को मिल ही जाती है, हर किसी का अपना अपना एक ग्रुप बना हुआ है। इन चीजों से अब हमें बाहर निकलना पड़ेगा एक हद तक। राइट, आगे देखते हैं। Then they must decide how to share all social benefits and burdens among equal persons, the essence of egalitarian distributive society. All right, चलिए दोस्तों, अब इसके आगे का पैराग्राफ आप पूरा का पूरा पढ़िए। मैं आपको लास्ट वाले पार्ट पे ले जाता हूं सीधा और जरा इसका कंक्लूजन बता देता हूं। आई होप आपको यहां तक आर्टिकल पूरा का पूरा समझ में आ ही गया होगा। मैं ये अवर सोसाइटी से यहां से शुरू करता हूं, ब्रेकिंग द डिफिनिंग साइलेंस। ओके, इसमें मैं सेकंड वाले पैराग्राफ से शुरू कर रहा हूं, देख लीजिए। Our society is afflicted by deep material, cultural, and knowledge related inequalities. अफ्लिक्टेड बहुत अच्छा शब्द है, इसका नाउन होता है अफ्लिक्शन।
अफ्लिक्टेड का मतलब होता है दर्द, दुख, व्याकुलता, पेन, राइट। तो हमारे समाज का सबसे बड़ा दर्द ये है कि यहाँ पर मटेरियल, कल्चर और नॉलेज रिलेटेड भेदभाव होते हैं। वर्स, दिस इनइक्वालिटीज आर ग्रोइंग बाय डेज, और बद से बदतर चीज ये है कि ये दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। समटाइम्स दे आर अकम्पनीड बाय ब्लेटेंट असर्शन ऑफ अनइक्वल मॉरल वर्थ। अब ब्लेटेंट, ब्लेटेंट शब्द का मतलब होता है बड़ी ही बेशर्मी से, और असर्शन का मतलब होता है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एक फोर्सफुल चीज किसी को दे देना, यानी फोर्सफुली किसी बात को प्रस्तुत करना, ये उसका मतलब हो गया। दे आर अकम्पनीड बाय ब्लेटेंट असर्शन ऑफ अनइक्वल मॉरल वर्थ। कहने का मतलब ये है कि समाज में भेदभाव है और ये तुम इससे डर नहीं रहे हो, बल्कि सीना ठोक के आप लोगों के सामने बोल रहे हो कि हाँ ऐसा ही है, हम उच्च समाज के लोग हैं, आप निचले तबके के लोग हैं, इस तरह की बातें हो रही है। एक जाति में शादियां हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दो लोगों में शादियां इसलिए ना हो क्योंकि उनकी कास्ट अलग अलग है और रिश्ता ठुकरा दिया गया हो क्योंकि कास्ट अलग अलग है, यार ये इनजस्टिस है, ये गलत है, आप ये नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है, राइट। दो टुडे अ डिफिनिंग साइलेंस इन सोशल एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस इज मोर कॉमन, इट इज देयरफॉर imperative to ask where we stand in relation to different forms of egalitarian justice mentioned in our preamble, right। अब हमारे प्रियम्बल में जो बात की गई है कि इगैलिटेरियन समाज होना चाहिए, उसके लिए हमें स्टैंड लेना पड़ेगा। और आखिरी की लाइन कहती है, alas we are falling way short of standards of social and distributive justice। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस यानी एक एक व्यक्ति के लिए न्याय, उससे तो हम कोसों दूर हैं अभी। when will this trend be reversed, और ये ट्रेंड पता नहीं कब तक चलने वाला है, कब ये सुधरने वाला है। putting justice back into public discourse should be our priority or else the dream of our nation will never turn into reality। हमें जल्द से जल्द इसको सुधारना होगा, वरना अपने देश में देशभक्ति और नेशनलिटी की बातें जो चल रही हैं और जिसके सपने देखे जा रहे हैं, वो बहुत हद तक सिर्फ सपने बनकर ही रह जाएंगे, वो वास्तविकता में कभी पूरे नहीं हो पाएंगे। तो आपको ये आर्टिकल कैसा लगा, आपको ये पूरी की पूरी विचारधारा कैसी लगी, राजीव भार्गव का बोला हुआ ये मार्जिनलाइजेशन ऑफ जस्टिस इन पब्लिक डिस्कोर्स कैसा लगा, हमें कमेंट थ्रेड में जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूं कि इस तरह के आर्टिकल्स देख के पढ़ के आपको काफी कुछ समझ में आ रहा है, समाज की अलग अलग तस्वीरें समझने की कोशिश आप कर सकते हैं, आप अनुभव अपने मेरे साथ साझा कर सकते हैं, और आपकी रीडिंग और वोकैबुलरी दिन ब दिन मजबूत होती चली जाएगी। प्लीज वीडियो पॉज मत करिएगा, बंद मत करिएगा, जाते जाते आपको एक दो चीजें दिखानी है। दोस्तों इधर देखिए, ये है मेरी प्लेलिस्ट। आप ज्ञानबाजी यूट्यूब चैनल पे जैसे ही जाते हैं, आप यूट्यूब पे जाने के बाद GYANBAAZI 4 बार ए वाला ज्ञानबाजी टाइप करिए। टाइप करने के बाद आप वीडियोस में जाइए, वीडियोस में जैसे ही आप जाएंगे आपको प्लेलिस्ट दिखेगी। मैंने 3 प्लेलिस्ट बना के रखी है दोस्तों। ये है डेली करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट, इसको अगर आप ओपन करते हैं तो इस प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारे वीडियोस दिखेंगे जून और जुलाई मंथ के। ये देखिए आपके सामने है, ये जून और जुलाई मंथ के, ये जो मैं नीचे करते जा रहा हूं, और ये पूरे डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर आपको दिख रहे हैं, ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है। तो अगर आप नेशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन की एग्जाम दे रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं, तो मई और जून का करंट अफेयर्स, सॉरी जून और जुलाई का करंट अफेयर्स तो आपको लगने वाला है ही। मैंने इसमें जून 8 तारीख से लेकर 31 जुलाई तक का पूरा करंट अफेयर्स के सारे वीडियो बना के रखे हैं। इत्मीनान से एक एक वीडियो ओपन करिए, पूरा लेक्चर सुनिए, नोट्स बनाइए, पॉज करिए, बार बार देखिए। ये पूरा का पूरा लेक्चर आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है, ज्ञानबाजी पे अवेलेबल है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपके करंट अफेयर्स की तैयारी को आपको आजमा के देखना है, तो मैंने संडे जीके टेस्ट की पूरी एक प्लेलिस्ट बना के रखी है। ज्ञानबाजी पे अभी तक मैंने 100 क्वेश्चन के 5 अलग अलग टेस्ट ले लिए हैं। ये टेस्ट नंबर 6, उसके बाद ये जनरल अवेयरनेस का ये सीरीज नंबर 3 का एक 100 क्वेश्चन का टेस्ट है, फिर ये जीके टेस्ट नंबर 2, ये 3, ये 4, इसमें जीके टेस्ट नंबर 1 डालना रह गया है, वो मैं आज एक दो दिन में डाल दूंगा। तो आप ये सारे टेस्ट एक एक करके ओपन करिए और ये पूरे के पूरे वीडियोस के साथ अपना टेस्ट ले लीजिए। इन टेस्ट में जून, जुलाई और अगस्त तीनों महीने का पूरा करंट अफेयर्स भरा पड़ा हुआ है। हर टेस्ट में 100 क्वेश्चन है, इसमें आपके जितने भी मार्क्स आएंगे उससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी सॉलिड चल रही है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप आईसीआईसीआई के एस्पिरेंट हैं और जीडी के लिए जा रहे हैं,
तो द हिंदू की ये शानदार प्लेलिस्ट मैंने बना के रखी है। इस प्लेलिस्ट में आपको एक से बढ़कर एक एडिटोरियल के सेशन मिल जाएंगे। अब आप देख सकते हैं हेल्थ सेक्टर नेग्लेक्ट रिफॉर्म एजेंडा, जो कल का मेरा लेक्चर था, मोर एविडेंस ऑफ इंडिया फूड इनसिक्योरिटी, उसके बाद मोर देन अ वैक्सीन इट इज अबाउट वैक्सीनेशन, उसके बाद फिर राइट बाय बर्थ, फ्यूचर ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म, इस तरह के शानदार टॉपिक्स जो करंट अफेयर्स के हैं वो मैंने इसमें कवर किए हैं। राइट, तो ये वीडियो भी आपके लिए है, इसको भी आप इत्मीनान से देखिएगा। 10 लेक्चर हो चुके हैं, आज हमारा 11वां लेक्चर रहा। राइट, तो दोस्तों हमारे ये जो एफर्ट्स चालू हैं, जितनी चीजें हम आपके लिए कर रहे हैं, इसके लिए आपका अनुभव क्या कहता है, क्या लगता है आपको, हमें जरूर बताइएगा। जाने से पहले आप सबको एक बार थैंक यू बोल दें और आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि ये है हमारी टेलीग्राम चैनल की लिंक। इस लिंक पर जाइए और करंट अफेयर्स के शानदार मटेरियल को आज ही अपने लिए सिक्योर करिए। ज्ञानबाजी टेलीग्राम चैनल को आज ही ज्वाइन करिए। सिर्फ टेलीग्राम चैनल पे जाकर कैपिटल लेटर्स में ज्ञानबाजी टाइप कर दीजिए, ज्ञानबाजी ओपन हो जाएगा, चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज्ञानबाजी नाम से ही यूट्यूब चैनल भी है। सारी ही चीजें, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है मेरे, सब के सब ज्ञानबाजी नाम से ही है। तो आप चाहें तो हमसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, शानदार कंटेंट वहां पर भी आपके लिए अवेलेबल है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आज का आर्टिकल आपको पसंद आया और कमेंट्स थ्रेड में आपके कमेंट्स का हमें बहुत इंतजार रहेगा। तो कोशिश ये करिए कि अच्छे कमेंट्स, अच्छे डाउट्स पूछिए और हम तक अपने फीडबैक जरूर पहुंचाइए। ऑलराइट दोस्तों, तो फिर मिलते हैं अगले दिन यानी कि कल और किसी नए द हिंदू के आर्टिकल के साथ। तो तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।